डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर ए गैप। ऑफ कोर्स आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उस स्टेट में जरूरत होती है। ये SLET कहते हैं, जो SLET कमीशन है असम वो लेती है। सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसकी 2025 की पॉलिटिकल साइंस की पेपर को एज यूजुअल हम एनालाइज करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप चौंकेंगे कि ये पार्ट 1 क्यों है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और मुझे लगा कि यदि मैं 100 क्वेश्चन के लिए वेट करूंगा तो और 2-3 दिन बीत जाएगी, इसलिए 50 क्वेश्चन लेके इस सीरीज में और फिर तुरंत ही मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो अनदर 50 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। ओके, आपको देखने में भी आसानी होगी, थोड़ी कम टाइम में हो जाएगी और ये यूजफुल होगा यूजीसी नेट और सभी एग्जाम के लिए, इवन पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, बिकॉज ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि ये मीडियम लेवल का एक वैसा क्वेश्चन जैसा पूछा जाना चाहिए। लेट अस बिगिन। इससे पहले ही क्वेश्चन आंसर का दौर हो शुरू, आपको जानना चाहिए और मुझे आपको बताना चाहिए कि 2 बैच अभी जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की चल रही है, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इट इज नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैचिंग लेवल बट लिविंग मीनिंगफुल लाइफ फॉर ए वाइल इन ए ग्रुप प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। केवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि खुशनुमा एक्सपीरियंस के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप नेट JRF 2025 साइकिल दे रहे हैं, जून 2025 साइकिल, या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर SSB PGT इन सब यदि एग्जाम को आप दे रहे हैं तो ये जून तक जो है ये बैच चलेगी। अभी ये बैच कुछ दिन हुए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे जो मॉक पेपर हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं पहले के, और उसके जो लाइव सेशन है वो रिकॉर्डेड है, इसलिए आप कुछ भी लूज नहीं करते हैं, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है और इस मेल आईडी को जरूर आप नोट कर लीजिए, इस पे ही आपको करना है। ये सिंपल है, पॉल साइंस हेल्प तो आप जानते हैं, नेट जून 25 20 हटा दिया है मैंने @gmail.com पे। स्पेसिफिक मेल है जिसमें कि आप मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे आपको गाइड किया जाएगा। आई होप कि ये बुक का फायदा आप उठा रहे हैं यूजीसी नेट या अदर एग्जाम के लिए। यदि नहीं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। CUET PG यदि आप दे रहे हैं तो दिस इज द गोल्डन बुक। यदि यूजीसी नेट या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्जाम दे रहे हैं तो दिस इज one of the best available resource on Amazon and objective political science और best 1000 MCQ, सबसे जो अच्छे MCQ हो सकते हैं उसका कलेक्शन है विथ आंसर की एंड लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सभी जो है अमेजन पे अवेलेबल हैं किंडल वर्जन में एट नॉमिनल कॉस्ट। आप पूछेंगे किंडल वर्जन क्यों? क्योंकि कॉस्ट को कम रखने के लिए और डिजिटल जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। जैसा मैंने बताया कि ये एग्जाम अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है और उसमें 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन को इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गुड, लेकिन कहीं कहीं पे इन्होंने गलती की है और ह्यूज नंबर ऑफ एडजेसेंट रीजन इन्होंने पूछा है। आई डोंट नो क्यों इतना पूछा है और उसको फ्रेम करने में भी इनको खासी परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। यहाँ पे रिट है, आपको पता है 5 रिट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मंडोमस, सर्टरी, क्यो वारंटू। प्रोहिबिशन को इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। हैबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, तो इसके और ये इतना आसान है कि 1 का 3 से यदि आप मैच करेंगे, आप देखिए यहाँ पे, तो इसी से आपका ये क्रैक तो नहीं लेकिन 50-50 आप खेल लेते हैं। मंडोमस मतलब होता है वी कमांड, तो 2 का 1 और 2 का 1, तो 3, 1 का 3 और 2 का 1 से जो है यहाँ पे आपको मैच हो जाता है। तो फिर आप देखिए सर्च्योरी 3 का 4 है, टू इन्फॉर्म, सर्च्योरी टू सर्टिफाई, और क्योर वारंटो बाय व्हाट वारंट या बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्युपाइंग ए पोजीशन। यदि कोर्ट ये पूछता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि किस अधिकार से आप इस पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई कर रहे हो, क्योर वारंटो। सो इजी क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चन आई विल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो और खासा आसान है। आपको पता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंप्लीमेंट हुई 1956 में तो जोनल काउंसिल बनाया गया, तो नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, और उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं आप कल देख के बता सकते हैं कि नॉर्दर्न जोन में तो ये आएंगे ही। और यदि ए का 1 देखिए, एक ही ऑप्शन इसमें ए का 1 है, इससे लड्डू क्वेश्चन क्या होता है आगे आपको जानना भी नहीं है। वैसे जो है ये बिल्कुल मैच्ड है, ऑलरेडी जो है ये मैच्ड है, तो 1 2 3 4 है, सुपर इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देता है, बाकी तो बहुत आसान है क्योंकि
103rd अमेंडमेंट जो है EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड थी, जिसमें आर्टिकल 15 और 16 में 6 पैरा 6 मतलब 15(6) ऐसे इंसर्ट किया गया था, 16(6) भी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो चलिए इसी हिसाब का मैच होएगा बी का 2, और बी का 2 में चलिए 50-50 गेम आप खेल लेते हैं, सॉरी 50-50 गेम। अब देखिए क्या है, 102nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 338 के तहत जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया था। तो ए का 1, तो ए का 1 से भी ये सॉल्व नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा डीपर है। तो अब आते हैं 104th अमेंडमेंट। 104th अमेंडमेंट जो है ये भी मैच्ड है, क्योंकि उसमें ये था कि जो रिजर्वेशन का पीरियड था उसको 10 साल से बढ़ाया गया था, और वो आर्टिकल 334 के तहत है। तो उसमें यही है कि कितने मतलब जो ड्यूरेशन कब तक होगा रिजर्वेशन का। तो सी का यदि आप देखें सी की 3, तो सी की 3 यहाँ है, इससे आपका ये मैच कर जाता है। लेकिन ये तो आंसर हो गया। लेकिन 105th अमेंडमेंट कैसे आर्टिकल 366 से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन के थ्रू जान सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है, प्राइमरली इसने क्या किया कि स्टेट की जो पावर है आइडेंटिफाई करने की सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, SEBC जैसे बिहार ने किया, वो उसको रिस्टोर कर दिया गया। मतलब वो जनगणना करके या सर्वे करके SEBC कितने उनके हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सब कैटेगराइजेशन का भी एक तरह से अधिकार उनको मिल जाता है इस बेसिस पे। आर्टिकल 366 कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इट प्रोवाइडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन फॉर SEBC। क्या है सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, वो हम मेंशन्ड है, और भी बहुत कुछ के साथ, इसलिए आर्टिकल 366 से ये रिलेट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन। अब यहां से जो है एडजर्सन रीजन का दौर शुरू होता है, जो चलता ही रहता है चलता ही रहता है। इसमें आपको ट्रिक बता दें कि दोनों एक साथ गलत का कोई ऑप्शन नहीं, देयर इज नो ऑप्शन। तो यदि एक गलत हो गया तो दूसरा सही होना ही होना है, और इमीडिएटली आपको उसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि यदि एक गलत है तो आंसर सी या डी होगा, और यदि एजर्सन गलत है तो सी होगा, यदि रीजन गलत है, सॉरी एजर्सन यदि सॉरी रीजन यदि गलत है तो सी होगा, और यदि एजर्सन गलत है तो डी होगा। तो ये जो पैटर्न है ये आप तुरंत खोज सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जबकि एजर्सन और रीजन दोनों अपने आप में सही स्टेटमेंट हो, तब आपको ये ना केवल ये जानना होता है कि ए होगा या बी, क्योंकि तब आपको ये पता करना होता है कि क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्सन का है या नहीं है। दैट इज ए प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। एजर्सन है पावर इज ऑलवेज ऑब्टेन थ्रू कोerसन एंड फोर्स। अब यहां आपको काम आसान हो गया क्योंकि ये गलत है। आप जानते हैं कि पावर जो है हाना आरेंट का यदि आप डेफिनेशन लेंगे तो पावर जो है वो को क्रिएशन है। यदि आप सीबी मैकफर्सन का लेंगे तो पावर जो है क्रिएटिव पावर भी होती है। इवन मिशेल फूको भी जो है क्रिएटिव पावर की बात करते हैं। कई पावर जो है वो क्रिएटिव होते हैं, और वो जो है केवल जो है फोर्स कोerसन से नहीं होता। यदि आप हेजोमनी लीजिए, जो दिमागी पावर जो होती है, आइडियोलॉजिकल पावर, जिसको ग्रामस्ची ने एक्सप्लेन किया था, तो वो भी कोerसन से नहीं होता है, वो आइडियोलॉजी को मैनेज करने से होता है, दिमाग पे कब्जा करने से होता है। इसलिए यदि एजर्सन गलत है तो सीधा आपको आंसर मिल गया, एजर्सन इज फॉल्स। और आपको ये देखना भी नहीं है, क्योंकि इफ एजर्सन इज फॉल्स रीजन मस्ट बी ट्रू। आप पढ़ लीजिए, थ्रू आउट हिस्ट्री मैनी इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप हैव पीसफुली अचीव्ड एंड एक्सरसाइज पावर थ्रू निगोसिएशन, डिप्लोमेसी एंड नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है, ये तो सही होना ही था, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए एजर्सन। द कैपिटल, 10 मतलब द कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स प्राइमरली फोकसेज ऑन पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। रॉन्ग है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ना कि पॉलिटिकल। तो अगेन ये आंसर सीधा मिल गया, एजर्सन इज फॉल्स। इसका मतलब है रीजन विल बी ट्रू। मैं केवल पढ़ देता हूं, द कैपिटल प्राइमरली ड्वेल्व इनटू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, yes, particularly the nature of commodities, labor theory of value, and exploitation of the working class. And like next, देखिए एजर्सन। जेरेमी बेंथम believed that pursuit of individual happiness should always align with the greater good of the society. Again ये गलत है। ऐसा नहीं है। कई बार जो है परस्यूट ऑफ, ये होना तो चाहिए, सॉरी मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये गलत नहीं है। जेरेमी बेंथम बिलीव्ड कि एक इंडिविजुअल का जो हैप्पीनेस है वो ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर से अलाइन होना चाहिए। यस, ये तो है तो सही, जेरेमी बेंथम सोचते थे। लेकिन यहाँ देखिए,
Bentham's utilitarian philosophy promotes the idea that individual happiness should be maximized, but it does not always necessarily align with the greater good of the society. Yes, ये भी सही है. कई बार आपकी जो हैप्पीनेस है इंडिविजुअल की वो ग्रेटेस्ट नंबर को से अलाइन नहीं करती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार वैसा इंडिविजुअल को करना इमोरल है. ऐसा कोई भी एक्ट करना जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार इमोरल है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन का हैप्पीनेस को नहीं बढ़ाती है. सो जेरेमी बेंथम बिलीव दैट परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस शुड ऑलवेज अलाइन विद द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी. तो ये दोनों ही जो है सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन एक वो उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कह सकता हूं कि एक्सप्लेनेशन है, इसलिए शायद मेरे अनुसार से ये सही होगा. वैसे और इस पर आप चर्चा कर सकते हैं. मुझे अभी ये लग रहा है कि बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब यहां पे देखिए जो मैंने लिखा है कि जेरेमी बेंथम ने ये कभी जो है क्लेम नहीं किया कि परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस ऑलवेज अलाइन विद द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी. तो यहां देखिए जेरेमी बेंथम बिलीव दैट द परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस शुड ऑलवेज अलाइन विद द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी. ऐसा उनका मानना था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्लेम नहीं करते थे कि ऐसा होगा ही. इसलिए ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है. 7 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण, एजरसन में पढ़ रहा हूं, वॉज प्राइमरली ए पॉलिटिकल लीडर हु एडवोकेटेड फॉर इलीट एंड ऑथोरिटेरियन रूल इन इंडिया. ये आपका काम इतना आसान कर देता है. ये आउटलैंडिशली रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो एजरसन इज फॉल्स. तो आर जरूर शुरू होगा, आप पढ़ लीजिएगा. मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं क्योंकि अभी जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि जैसे ही आपको एक फॉल्स मिल जाता है, आपको भी दूसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा डी या सी पे टिक मार सकते हैं. यहाँ देखिए 8 नंबर, मच ऑफ द मोहम्मद इकबाल्स पोएट्री एंड फिलोसफी वाज फोकस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी. नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट ए रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी. इट वाज ए वेरी न्यूआंस्ड एंड वेरी स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी. इसीलिए मैं इसको कहूँगा ये गलत है. तो यहाँ पे एजरसन इज फॉल्स, तो आर जो है सही होगा ही. नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी, जो आर्ने नाइस ने दिया है. डीप इकोलॉजी क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है, ना कि एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. नो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तो चलिए एक अलग है, लेकिन मेनली है ए होलिस्टिक एंड इकोसेंट्रिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल इशू इज द डीप इकोलॉजी. जहाँ पे कि इकोलॉजी को सेंटर में रख के डिस्कोर्स बनाई जाती है, जहाँ की ह्यूमन इज मेयरली कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, नॉट इट मास्टर. इकोसेंट्रिज्म. 10 नंबर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल सकता है. जो प्रोपेगेशन मॉडल है, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है कि कैसे न्यूज़ चैनल्स या जो मीडिया हाउसेस सेलेक्टिवली जो है इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करते हैं. दे एक्ट एज ए गेट कीपर इन डेमोक्रेसी. किस न्यूज़ को फैलाया जाता है और किस न्यूज़ को दबाया जाता है, ये इस पर विचार किया है नोएम चोम्स्की एंड एडवर्ड हरमन ने. तो 1A का 1 से ही ये मैच कर जाता है. यहीं पे आप 50-50 गेम खेल सकते हैं. अब आप दूसरे आइए, द रूलिंग क्लास. वी ऑल नो कि ये मोजका की जो है फॉर्मुलेशन है, एलीट थ्योरी उन्होंने दिया था. तो C का 4, तो C का 4 से यहाँ पे आपको ये मैच कर जाता है. इससे क्या निकल के आया कि B का 2 होगा, जो मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये विल्फ्रेडो पैरोटो, जो अनदर इलिटिस्ट थिंकर थे. इलीट थ्योरी, इलिटिस्ट थिंकर मतलब इलीट थ्योरी देने वाले. इलीट मतलब कि एक थोड़े से मुट्ठी भर, इलीट और पूरे मास, ये किसी भी सोसाइटी में होते हैं. मास जो है रूल करते हैं ऑन द, इलीट रूल करते हैं ऑन द नेम ऑफ मासेस. तो इलीट थ्योरी जो है उन्होंने दिया था. पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट माइकल की थेसिस है, बुक भी है, जिसमें कि उन्होंने ओलिगार्किकल टेंडेंसी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे अदर, उसके बारे में चर्चा किया था. ये तो मैंने बता दिया आपको. मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट. नाउ रजनी कोठारी के जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970, उसके कुछ आर्गुमेंट को देखिए और उसमें से सही पहचानिए. अब आप यहाँ आंसर में देखिए तो एक या दो गलत है. तो अब यहाँ देखिए ए में कहते हैं he used a structural functional framework या approach to explain the nature of Indian politics. तो ए जरूर होना चाहिए, जिसमें नहीं है वो गलत है. तो ये ऐसे ही गलत हो गया. अब आइए, he described the political system as working around a dynamic core of institutions characterized by the dominance of the Congress party.
आपको पता है कि उन्होंने कांग्रेस सिस्टम नाम दिया था, तो इसलिए बी तो बिल्कुल सही है। तो ए और बी जरूर होना चाहिए। ए बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही है जिसमें है, वो है ए बी सी। इसलिए इसका मतलब सी भी सही होगा। देयर वॉज ए डिसेंट फ्रॉम द पेरीफेरीज विथ अपोजिशन पार्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस ग्रुप। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ए बी होना ही है, तो एक ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए एजर्सन, द ब्रेटन वुड सिस्टम। आपको पता है क्या है, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक निकल के आते हैं, जिसमें कि पेग किया गया था $35 एक ऑन्स गोल्ड, और यूएस ने यह वचन दिया था कि सब लोग डॉलर में ट्रेड करो, यदि किसी को गोल्ड चाहिए तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। The Bretton Woods system was a deliberate response to the economic instability of the interwar year and aimed to establish a stable international monetary order. बिल्कुल सही है ये। तो ए तो एजर्सन सही हो गया, रीजन है। while the Bretton Woods system initially succeeded in stabilizing the global economy, it ultimately collapsed. ये भी सही है, due to the inherent flaws and the inability to adapt to changing economic condition, leading to the modern day floating exchange rate. बिल्कुल दोनों ही जो है वो सही हैं, और ये उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, इसलिए आई विल गो विथ ए। इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा। 30 नंबर देखिए, द G20 एज ए फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावरफुल कंट्री, while smaller and less influential nations have limited influence in shaping global economic policy. ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, जो कोई भी बोलेगा ऐसा होता ही है। रीजन है, critics argue that G20 decision making process is often driven by interest of its most powerful member. तो ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, यदि आप पढ़ेंगे, और ये दोनों सही भी है, तो ए। एजर्सन देखिए, द प्रोपोनेंट्स ऑफ साइबर रियलिज्म। साइबर रियलिज्म मतलब साइबर थ्रेट से कैसे बचे, साइबर सुरक्षा कैसे करें। emphasize that state actors prioritize national interest and security in the cyber domain, engaging in cyber operation to protect their sovereignty and gain strategic advantage. ये तो जनरल स्टेटमेंट है, कौन बोलेगा नहीं। रीजन है, it is argued that cyber realist perspective underestimates the importance of international cooperation and diplomacy in addressing global cyber security challenge, focusing too much on state centering strategies. ये भी कौन नहीं बोलेगा, ये एक तरह का क्रिटिसिज्म है कि रियलिज्म जो होगा उसको तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशन पे कम ही भरोसा रहता है, इसीलिए ये इसको ये सही है, और एक तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन भी करता है। आई विल गो विथ ए। यदि थोड़ा भी आपको लगे कि ये दोनों मतलब रीजन जो है थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर रहा है, मिलता जुलता है, तो गो फॉर ए। एजर्सन है, द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिक्स कंट्री इज मेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो उसकी बैंक है, एंड द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक तरह का जैसे आईएमएफ करती है उस टाइप का, कि फॉरेन ट्रेड में यदि आपको फॉरेन करेंसी घटे तो कुछ आप लोन ले सकते हैं। ब्रिक्स नेशन है, तो ये सही है। ब्रिक्स नेशन हैव ए कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेबरिंग कंट्री। ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इसलिए बी एकदम बिल्कुल सही स्टूडेंट ने टिक किया है। नेक्स्ट एजर्सन देखिए, 1998 इंडिया इनंसिएटेड मतलब कि फ्लोटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ नो फर्स्ट यूज। जो इनकी जो हमारी जब हमने शक्ति किया था एक्सपेरिमेंट, मतलब सेकेंड टाइम न्यूक्लियर बम विस्फोट, तो उस टाइम हम लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाया था, उसमें नो फर्स्ट यूज जो है वन ऑफ द डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल है, तो सही है। इंडिया बिलीव्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटरेंस विस एडवर्सरी, तो हम मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस भी हमारी पॉलिसी के अंदर है, तो दोनों सही है। तो लेकिन दोनों इसको एक्सप्लेन क्या करते हैं, नो फर्स्ट यूज, चलिए कह भी सकते हैं कि डिटरेंस है, मतलब फर्स्ट यूज तो नहीं है, लेकिन हम मेरे ऊपर अटैक मत करो, तो चलिए एक तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए। यहाँ पर लेकिन इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मैसिव रिटेलिएशन, पहले हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम पे कोई यूज किया तो मैसिवली रिटेलिएट करेंगे। सिविलियन कंट्रोल, एक न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल है जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, एंड द नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन उनके अगेंस्ट हम यूज नहीं करेंगे, और कमिटमेंट टू ग्लोबल डिसआर्मामेंट जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। 70 नंबर देखिए, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इंक्लूड इनकरेजिंग फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग कंट्रीज, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड अपोजिशन टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है। रीजन है, आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द इंडियन स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अमॉन्ग स्टेट। बिल्कुल गलत है, ये आर्टिकल 51 है, ना कि 54 51। यहाँ मैंने दे भी दिया है, तो इसके चलते ये गलत हुआ, तो सीधा आप जंप कर सकते हो कि रीजन फॉल्स, मतलब कि सी होगा, इसका मतलब सी आंसर सही है, तो आपको इमीडिएट आंसर मिल जाता है। 80 नंबर देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट याहिया खान नो साइन द तास्कंद एग्रीमेंट। नो,
अयूब खान ने किया था, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। सीधा अयूब जंप टू एजर्सन इज फॉल्स। आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लेकिन आप पढ़ करके ही आगे जाएं, ये गलत हो जाएगा। तो एजर्सन इज फॉल्स। 19 देखिए, द colonial legacy of repressive law and curtailment of civil liberty in India contributed to the emphasis on fundamental rights and civil liberty in the Indian Constitution। ये बिल्कुल सही है। चूंकि हम लोगों को इतना सताया गया था, हम पे इतनी बंदिश थी, हमें हमारे राइट्स इतने कुचले गए थे कि हम लोगों ने एकदम बिल्कुल खुल करके राइट दिया, फंडामेंटल राइट। रीजन है, द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट emphasis on fundamental rights have some times been overshadowed by concerns relating to national security, public order, leading to restrictions on civil liberty। ये भी बिल्कुल सही है। क्रिटिक्स कहते हैं कि एक हाथ से बहुत हम लोगों को राइट्स दिए गए, दूसरे हाथ से तो छीन लिए गए, क्योंकि बहुत सारे राइट्स पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पे, फ्रेंडली रिलेशन एंड पब्लिक ऑर्डर ब्ला ब्ला के नाम पे जो है हमें कटेल किए गए। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, और उसको एक्सप्लेन भी एक तरीके से मैं कहता हूँ करते हैं। I will go with B. Adjacent. Indian federalism is characterized by a division of power between the central and state government, कौन बोलेगा नहीं, as enshrined in the constitution, allowing state a significant degree of autonomy। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। It is said that in practice the central government often wields more power than intended by constitution, leading to dispute between state and the center over the distribution of authority। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन करता है किसी भी तरीके से। आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करता है। आई विल गो विथ बी। Adjacent, the Indian Constitution provides for a multi-tiered electoral process encompassing election at the national, state and local level, ensuring representation, participation in government। कौन बोलेगा नहीं? Yes, it is said that while the Constitution establishes a multi-tiered electoral process, reforms are needed to enhance the representation of marginalized group and reduce the influence of money in politics। It is said that while the Constitution establishes a multi-tiered electoral process, reforms are needed to enhance the representation of। दोनों सही तो जरूर हैं। इट इज सेड दैट वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस, बिल्कुल सही है कि एक जो है वो ये कहता है कि मल्टी टीयर्ड होते हैं, लेकिन उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी मनी, उसको रिड्यूस होना चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स और मार्जिनलाइज ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसको एक्सप्लेन करता है, आई डोंट थिंक, कंस्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। आई विल, बट आप देखेंगे कि इसका आंसर इन्होंने ए मारा होगा, बट आई विल go with B। 22 देखिए, many social movement in India since 1990 have become embedded in global network। ये बिल्कुल सही है। The embeddedness of social movement in India in global network has taken place in past due to the consequences of the transnational projects and discourses which they now have to contend। ये सही है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो नेशनल नहीं है, ट्रांसनेशनल है, चाहे इकोलॉजी की हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, उसका असर है, तो इसके चलते हुए एम्बेड हो गए। तो ये बिल्कुल एकदम सही है, एक्सप्लेन करता है। एजर्सन देखिए, ड्यूरिंग द 1990s ए फ्यू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड रिच फार्मर्स मूवमेंट टुक प्लेस। महेंद्र सिंह टिकैत को याद कीजिए, एंड मेनी अदर्स। वो जो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा और पंजाब के वो किसान जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फायदे में हुए, तो उनका हुआ। सच रिच फार्मर्स मूवमेंट कैन बी रीजन टू हैव अराइजन ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए क्लास विद इन द फार्मिंग कम्युनिटी। ये फ्रेगमेंटेशन भी रहा, अमीर गरीब वहाँ पे भी बट गए। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के किसान गरीब रह गए, और ये जो है 3-4 स्टेट के किसान अमीर, और वही लोग ज़्यादा आंदोलन करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर पाए। तो ये ठीक है, दोनों ही सही है। 24 देखिए, देयर आर बिग फार्मर्स मूवमेंट इन स्टेट्स वेयर कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर हैज स्प्रेड। वही ग्रीन रिवॉल्यूशन सही है। देयर आर बिग फार्मर्स मूवमेंट इन स्टेट्स वेयर कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर हैज स्प्रेड बिकॉज agriculture is a state subject as centralized planning has ended, there has been an adoption of new market oriented policy by many state governments। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ये सब आसान है। 25 देखिए, एजर्सन है द टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट। टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन जेंडर जस्टिस इन इंडिया। सैटर्ड द कंप्लेसेंसी दैट, कंप्लेसेंसी मतलब जो आप खुश फहमी पाल लेते हो, कंप्लेसेंसी दैट accompanied the nationalist resolution of the question of women। सही है। The Towards Equality report highlighted great erosion of the socio-political and economic status of women after independence India। दोनों ही बिल्कुल सही है, और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है।
26 देखिए, एजर्सन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स द प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म। ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स और हिम द फ्यूज्ड एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज हैव रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ रियलिज्म। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं है। रियलिज्म का मतलब होता है कि जो नॉर्म है सोसाइटी का, जो प्रैक्टिसेज है, वही रूल है, वही फॉर्मल रूल भी है। आप देखोगे जो फ्यूज सोसाइटी होता है, जहाँ की एक ही ट्राइबल चीफ या राजा सब कुछ होता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे जो समाज एक्सपेक्ट करता है कैसा होगा, राजा वही रूल बनाता है। उसमें कोई देर इज ए टोटल काइंड ऑफ ओवरलैप, सेम है। लेकिन यहाँ पे प्रिज्मेटिक सोसाइटी में अलग होता है, समाज कुछ अलग ही नॉर्म, रूल, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन और किताबों में कुछ और लिखा हुआ है, दैट इज फॉर्मलिज्म। सो बी। 27 Herbert Simon opines that the administrative man in choosing between alternatives try to satisfy or look for one which is satisfactory or good enough. एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो होता है सेटिस्फाइसर होता है, वो गुड इनफ डिसीजन लेता है इन ए गिवन लिमिटेड टाइम, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, दैट इज द बाउंडेड रैशनलिटी। तो ये सही है। द ही रिकॉग्नाइजेज दैट द वर्ल्ड ही परसीव्स इज ए ड्रास्टिकली सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। इस तरह का सेंटेंस बहुत ही गलत है। ही वॉट, साइमन और द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात हो रही है, इसलिए अपने आप में तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है। सो ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखता है। ओके, सो यस, ए कह सकते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए इकोनॉमिक मैन वर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक के बारे में भी जान लीजिए। 28 देखिए, अनलाइक चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन प्लेसेज एम्फेसिस ऑन ग्रेप वाइन। ये बिल्कुल गलत है। ग्रेप वाइन को चेस्टर बर्नार्ड ने तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहते हैं, अंगूर के लत्ते की तरह जो फैलती है तेजी से। तो एजर्सन फॉल्स हो गया, तो सीधा हम यहाँ पहुँच गए। अब आगे इसको पढ़ भी लीजिएगा। एजर्सन है, द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज फैसिलिटेड गुड गवर्नेंस। कौन बोलेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। गुड गवर्नेंस हैज ट्रांसपेरेंसी एज वन ऑफ द एलिमेंट, तो बिल्कुल ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ए। The 73rd Amendment Act is a significant landmark in the evolution of grassroots democratic institutions in the country. कौन बोलेगा नहीं? Yes. The act has brought the Panchayati Raj institution under the purview of the justiciable part of the constitution. Yes. Justiciable मतलब कि अब तो ये constitutional हो गया है, आप कोर्ट में जा सकते हो यदि ये लागू ना हो तो इसलिए बिल्कुल ये जो है ए सही है। एजर्सन देखिए 31 में, रियलाइजिंग द ग्रोइंग अर्बन हाउसिंग रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। सही है। India has experienced rapid urbanization and there is a demand for houses from all income group equally। कभी equally हो सकता है क्या? सभी income group के अलग अलग requirement है, इसलिए reason false जो है यहाँ पे है, इसलिए C हो जाता है। 32 देखिए, ये है false। पहले देखिए बहुत सारे इन्होंने आपको ना बम्प किया है, क्योंकि false और करेक्ट को गौर से देखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं जॉन लॉक के लिबरल फिलॉसफी के बारे में कौन सा फॉल्स है। ये क्वेश्चन इनका इनवैलिड है, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों फॉल्स है। देखिए, लॉक आर्ग्यूड फॉर एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ मोनार्क। नो, not at all. Locke's philosophy primarily centers around the idea that government should have unlimited power. Not at all. Limited power, limited government. John Locke is primarily associated with authoritarian, totalitarian political ideology. No. तो इसका मतलब ये तीनों, और इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 1, 2, 3 है। ऑल ऑफ दीज है, लेकिन ऑल ऑफ दीज फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ही emphasized that individual have natural right to life, liberty and property and that the government role is to protect these rights। इसीलिए 1, 2, 3 सही है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये क्वेश्चन इनवैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ चार्ल्स टेलर्स पर्सपेक्टिव ऑन मल्टीकल्चरलिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आपको पता है कि चार्ल्स टेलर इज नोन फॉर हिज बुक पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ये डिमांड करता है कि जो डोमिनेंट कल्चर है, वो जो मार्जिन पे जो कल्चरल ग्रुप है उस नेशन में या सोसाइटी में, उसको केवल ना ही एकोमोडेट करे, टॉलरेट करे, बल्कि रिकॉग्नाइज करे पॉजिटिवली। इससे क्या होता है, जो मेंबर होते हैं मार्जिनलाइज कल्चरल ग्रुप के, वो अच्छा फील करते हैं और समाज में हार्मोनी होती है और सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। सो इस बेसिस पे आप देखिए तो 2 नंबर केवल जो है इसका करेक्ट है। He emphasizes the importance of recognizing and celebrating cultural diversity while maintaining a common framework for social unity। ये बिल्कुल सही है। अब 1 देखिए, चार्ल्स टेलर argues for assimilation। नो, assimilation bad word,
no assimilation. Taylor theories primarily revolves around the idea of cultural superiority, not at all. Charles Taylor work is mainly focused on the denial of cultural right, not at all. तो केवल टू सही है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एडमंड बर्क्स कंजर्वेटिव फिलोसफी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. करेक्ट. एडमंड बुर्क जो है बहुत बड़े कंजर्वेटिव थिंकर थे यूके में. यूके मतलब स्कॉटलैंड के थे, देख लीजिए. एडमंड बुर्क एडवोकेटेड फॉर, या इंग्लैंड, एडमंड बुर्क एडवोकेटेड फॉर रिवोल्यूशनरी चेंजेस. कभी रिवोल्यूशन चेंज नहीं करेंगे, तो वन जिसमें भी उसको हटा दीजिए, खत्म हो गया. इन दोनों में टू कॉमन है, टू को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 3 4 देखिए. बुर्क्स आइडिया अलाइन विथ बिलीव इन एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन in the economy to address societal issue. And fourth देखिए, Edmund Burke is widely recognized as a foundational thinker in the development of conservative. ये ज़्यादा appropriate है. So 2 and 4 is correct answer. Next देखिए, आर्ने नाइस का भी हम लोगों ने डीप इकोलॉजी देखा. अब उसके 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से ट्रू देखिए. ये भी इनवैलिड है क्योंकि केवल जो है 2 सही है. ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी, ब्लाबला तो पढ़ लीजिएगा, यही केवल सही है. अर्नी नाइस आर्गुड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नॉट एट ऑल. इकोसेंट्रिज्म. नेस फिलोसफी अलाइन विथ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, नो. इकोसेंट्रिज्म. अर्नी नाइस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिज्म, नॉट एट ऑल. इको प्रिजर्वेशन. तो अब आप देखिए कि इतने ज्यादा यदि एसएलएटी मिस्टेक कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग, कोई ध्यान ना देना. स्टूडेंट का कितना विश्वास टूटता है इन ऑर्गेनाइजेशन से, इन लोगों को समझ में नहीं आता. प्लीज एसएलएटी, यदि आप इस वीडियो को तो कभी नहीं देखेंगे, लेकिन यदि आपको किसी ने बताया हो तो प्लीज ध्यान दीजिए. क्या इतनी इतनी लो लेवल की आपकी मॉडरेशन होनी चाहिए या सुपरविजन होनी चाहिए कि 3 क्वेश्चन लगातार इनवैलिड हो? प्लीज चेक. यहां पे देखिए, मैच करने को है. औरबिंदो जो है ये पैसिव रेजिस्टेंस से आप मैच कर सकते हैं. इनकी पैसिव रेजिस्टेंस एक अलग टाइप की थी. जो गांधीयन पैसिव रेजिस्टेंस जो कि नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, वैसा नहीं था. लेकिन इन्होंने भी कहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ए का 3, और इसी से हो जाता है ये क्रैक. इसका मतलब तिलक के साथ जाएगा केसरी एंड मराठा, एम एन रॉय के साथ जाएगा डीकोलोनाइजेशन, ये तो बहुत इन्होंने आर्गू भी किया था लेनिन से, और इकबाल के साथ जाएगा तरानी हिंद. सो दिस इजी. अब यहां देखिए, कबीर के बारे में देखिए कि इसमें कह रहे हैं कि कौन सा जो है करेक्ट है. तो यहां पे देखिए, कबीर्स बर्थ प्लेस एंड अर्ली लाइफ रिमेन श्रॉडेड इन मिस्ट्री and historical record about his origin are sparse, making it difficult to pinpoint his exact birthplace and lineage. बिल्कुल सही है. His poetry is characterized by a blend of Sufi mysticism and Vedantic philosophy, often blurring the line between Hinduism and Islam. बिल्कुल सही है. तो अब इसमें चूंकि 2 ही सही हो सकता है, 1 2 हमको सही मिल गए हैं, तो बाकी 2 फॉल्स होंगे. आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल फॉल्स है. मैं पढ़ नहीं रहा हूं अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए. 38 देखिए, फिर रीजनरेशन पे लौट के आ जाता है. द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फोकसेज ऑन द सेटिंग अप ऑफ एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल. तो एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की उन्होंने बात की थी, इसलिए ये गलत है. तो एजर्सन फॉल्स. यहाँ आ जाइए और सीधा आप टिक करके आगे बढ़ जाइए. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन्होंने कहा था. 39 देखिए, द नेशनल वाटर पॉलिसी ट्रीट्स वाटर एज इकोनॉमिक गुड. ये बिल्कुल गलत है. इसको एक सोशल एंड ह्यूमन नीड माना जाता है, ना कि केवल इकोनॉमिक गुड. इसलिए एजर्सन जो है वो फॉल्स पे चले आइए. बिल्कुल ये सही है. 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री रिक्विजिट ऑफ द कंपेरेटिव मेथड. ये घिसा पीटा क्वेश्चन अब हो गया है, बहुत जगह पूछा गया है और ये सभी सही हैं, लेकिन आपको सब लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेंगे. थोड़ा कंपेरेटिव मेथड पढ़ लीजिए. कंपेरेटिव मेथड जो है वो डिफरेंट टाइप के मेथड्स है जिससे आप कंपेयर करते हैं. लाइक मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिजाइन MSSD, मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिजाइन MDSD, केस स्टडी अप्रोच, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड, प्रोसेस ट्रेसिंग एंड हिस्टोरिकल एनालिटिकल नैरेटिव या एनालिटिकल नैरेटिव. इस टाइप के कई जो है हम कंपेरेटिव मेथड यूज करते हैं. इसको एक तरह से पढ़ के और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी नेट से पढ़ लीजिएगा. Identify the basic contentions of dependency theory and select the correct answer. Correct. So development of colonies is viewed as white man's burden, not at all.
थर्ड वर्ल्ड नेशन प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्स एंड चीप लेबर टू डेवलप कंट्री, सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी आर कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट, नो, ये तो डेवलप कंट्री के लिए होती है। तो फोर्थ सही होगा, एडवांस वेस्टर्न नेशनल nations perpetuate a state of dependency by various means, तो 2 and 4 are correct. 42 देखिए, consider the following statement regarding the political development and select the correct statement from the quotes given. Political development जो approach है यहाँ पे सभी सही है, लेकिन देख लीजिए, पढ़ देते हैं। दिस अप्रोच इज वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, या मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंटल अप्रोच कहते हैं। आफ्टर कॉल्स, ये क्या लैंग्वेज है, आफ्टर कॉल्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटिज्म एज अनदर सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, चलिए ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए प्रोग्रेशन टुवर्ड्स ए गोल बाय मीन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे पूरा फोकस होता है। इट रिफ्लेक्ट ए पीरियड ऑफ चेंज, क्या लैंग्वेज है, चलिए ऑल ऑफ द टिक कर लीजिए। 43. Which of the following statement are right on critical theory of international politics? फ्रैंकफर्ट स्कूल को याद कीजिए। Critical international theory emphasizes the importance of understanding power structure and their impact on global politics. बिल्कुल सही है। This theory argues that all hegemonic interests feed and control the world. अब देखते हैं इसको। The lineage of the theory goes to Kantian and Marxist mode of critical inquiry. ये बिल्कुल सही है, Kantian और Marxist mode of critical inquiry पे जाता है। तो 1 and 3 तो 1 and 3 तो सही होना चाहिए। This theory contends that dominant discourse in international relation can influence policy decision and perpetuate inequality. तो इसमें select the correct answer. This theory contends that dominant discourse in international relation can influence policy decision and perpetuate inequality. ये भी सही है। तो इसमें से all of these, I will go with all of these, बिल्कुल सही है। Which of the following statements are true of Michel Foucault? इसको पढ़ा जाता है Michel Foucault, ना कि Michael Foucault. Michel Foucault ideas on power. Select the correct answer from the code wave. Correct. So Michel Foucault focuses on state centric analysis. No, कभी नहीं, not state centric. वो समाज में पावर कैसे बिखरा है उसको देखते हैं। 1 को हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए। अब यहाँ none of these तो होगा नहीं, ट्रू तो होगा ही। इसका मतलब एक ही आंसर सही है, वो है 2 और 3. His perspective highlights the role of power and knowledge, दोनों का घालमेल, in shaping international relation, emphasizing the significance of discourse and ideology. According to Foucault, international institution escaped critical understanding of power. ये भी बिल्कुल, अब ये सही है तो ये सही हो गई, इसका मतलब ये गलत होगा ही। says that power relation are static, no, dynamic होती है। So 2 and 3. 45 अगेन G20 पे आ गया है। इसमें से करेक्ट खोजना है। G20 group was initially established as a platform for finance minister and central bank governors to discuss international economic and financial issues, बिल्कुल सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20's प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप कह सकते हैं यूपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ग्लोबल लेवल पे करने की कोशिश। G20 countries have reached an agreement on restricting illegal use and transfer of cryptocurrency, ये भी सही है। सो ऑल सही है, ये आपको बम्प कर सकता है। 46 ब्रिक्स पे है। द ब्रिक्स वेर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड फॉर पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस इक्विपमेंट ओनली, पता नहीं, इस पे भी रुक जाते हैं। सिंस 2005 दे हैव फॉर्म्ड ए जियो पॉलिटिकल ब्लॉक, इस पे भी रुक जाते हैं। बायलेटरल रिलेशन अमॉन्ग ब्रिक्स आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये जरूर सही होना चाहिए। तो सी देखिए जिसमें है, तो सी तो सब में है, कोई फायदा इसमें हुआ नहीं। ब्रिक्स नेशन आर कंसिडर्ड एज जियो पॉलिटिकल राइवल ऑफ आसियान, बिल्कुल नहीं। तो अब डी को जो है निकाल दीजिए, डी निकाल दिए, डी निकाल दिए, डी तो एक ही बच गया, ए बी सी। तो दिस वे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें है प्रॉब्लम बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है ये इनकरेक्ट पूछा गया है, ना कि करेक्ट। तो इस लेकर के आप देखें तो ए इनकरेक्ट है और बी भी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो 2001 से ही शुरू हो जाता है, और डी भी जो है गलत है, केवल सी सही है। इसका मतलब ए बी डी आंसर सही है इनकरेक्ट होने के चलते। 47 देखिए, इसमें इंडिया और रसिया के रिलेशन के बारे में लिखा गया है। एक गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वर्ड, कोल्ड स्ट्रेटजिक नहीं, स्ट्रेटजिक मिलिट्री इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है इंडिया यूएस का, सोवियत यूनियन का था, लेकिन कोल्ड नहीं था, इट वॉज वेरी वार्म। सो ए को यदि हम गलत कर दे इनकरेक्ट, तो ए गलत है
ए तो अब आगे पढ़ते हैं। द इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इज द मेन बॉडी दैट कंडक्ट्स अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट लेवल बिटवीन बोथ कंट्रीज। ये सही है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की हर साल बैठक होती है, ये जानना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो बी जो है वो कभी नहीं होगा आंसर में, तो बी हटाइए, बी हटाइए। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री, ये सही है। तो सी, ए और सी हमको मिल गया सही, लेकिन इनकरेक्ट खोजा जा रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा ऑप्शन। तो ए एंड डी, चूंकि ए एंड डी ओके, कोल्ड नहीं होगा ऑफ कोर्स। और डी, इंडो रशिया कॉपरेशन बिटवीन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड द बायर सेलर फ्रेमवर्क, इट हैज गॉन मच बियॉन्ड बायर सेलर फ्रेमवर्क। तो ए और डी जो है इनकरेक्ट है। सॉरी कि मैं भी इसमें कंफ्यूज कर रहा हूं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट। गुड क्वेश्चन आपको बम्प करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज। तो अब यहाँ पे देखिए, इंडो चाइनीज इकोनॉमिक रिलेशन हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू द जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप एंड बिजनेस काउंसिल। ये बिल्कुल सही, आपको जानना चाहिए, जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप है, बिजनेस काउंसिल है। चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ऐसा ही करें, नहीं अब तो वो टॉप पार्टनर हो गया, लेकिन चलिए उस समय में होगा, या इनके अनुसार से होगा कुछ महीने पहले। इंडिया रेज, तो ए और बी किस में है, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब देखिए सी को, इंडिया रेज्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 2019, ये सही है। और ये डिफिकल्ट है कि आप इसको गेस कर सके, लेकिन ऐसा सही है। तो ए बी सी, चाइनीज टेक जाइंट्स हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू इंडिया स्टार्टअप। चूंकि कोई भी ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है, तो हमको 3 सही मिल गया, इसलिए ये सही हो गया। 49, which of the following statement are false regarding the state legislature in India? Select the correct answer from the quotes given below. The governor of a state can dissolve the legislative assembly at his discretion. ये ऐसा कभी हो सकता है क्या? वन कभी सही नहीं होगा, वन वन वन, इसलिए इसमें कह रहे हैं फॉल्स। नन ऑफ दीज, मतलब कि एक भी फॉल्स नहीं है। एक फॉल्स मिल गया, इसका मतलब सीधा आंसर हमारा मिल गया 2 और 3 जो है वो फॉल्स होगा। ओ नो, द वन तो फॉल्स है ही। सो लेट अस सी। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये फॉल्स है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज ए परमानेंट बॉडी, ये फॉल्स नहीं है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, बिल्कुल फॉल्स है। तो 1 और 3 फॉल्स है। द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल इंडिया, ये फॉल्स नहीं है। सो इसका सही आंसर यदि फॉल्स देखना है तो 1 और 3 आर फॉल्स, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इनवैलिड। चौथा क्वेश्चन जो इनवैलिड है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, इनवैलिड। 50, the last question of this part, which of the following statement is false regarding the CAG? तो CAG is appointed by President of India, false नहीं है, ये सही है। The CAG is eligible for reappointment for second term, ये false है, ये नहीं है, मतलब they are not re-eligible. The CAG's primary responsibility is to audit the accounts of the state government, ऐसा भी कोई सही नहीं है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों की करते हैं, ये भी false है। The CAG can be removed by the president on the advice of the prime minister, no, वो जैसे जजेस को हटाते हैं वैसा है, ये भी false है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीएजी की ये हुई नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेसिकली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स एंड ऑडिट करती है। तो इसमें फॉल्स यदि हम देखें तो 2 3 4 है, 2 3 4, और ये भी इनवैलिड। कैन यू बिलीव, 5 क्वेश्चन इनवैलिड। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे बहुत मजा आया इसको एनालाइज करके, क्योंकि ये पेपर वैसा है जैसा पूछा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स या नोट विथ स्टैंडिंग सम सिली मिस्टेक बाय द सेटिंग एजेंसी, जिसने भी सेट किया ऐसे लिखी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 2 बैचेस के बारे में फिर से आपको रिमाइंड कर दें। एक क्रैश कोर्स JMI AMU सिपेट कंबाइंड बैच जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसमें CPGE भी आप असम के, वो भी आप यदि दे रहे हैं, या साउ दे रहे हैं, इन सब के लिए एक कंबाइंड बैच की कोशिश है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, एक ब्यूटीफुल जर्नी आप ले सकते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। और यदि आप नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट दे रहे हैं तो ये बैच तो चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के जो मेल ID हैं अलग अलग हैं, गौर कीजिए, उस पर आप मेल करें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के, यदि वो 1-2 लाइन में दिए जाएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय।